हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर पर आ गए हैं और फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर है कि हम देख रहे थे पिछला लेक्चर में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो आज हम आगे जो भी रहा है बचा हुआ उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट ग्राफ पढ़ा रहे हैं, ये फंक्शन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन, ठीक है। और उस दिन पढ़ा रहे थे हम पिछला वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो डिनोटेट करते हैं हम लोग ऐसे करके कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसका जो वैल्यू होगा ये एक्स होगा, ये एक्स है। और इसको जो क्या करेंगे हम, सीलिंग फंक्शन है तो थोड़ा ऊपर में ऐसे करके इसका बॉक्स टाइप का बनाएंगे, ठीक है। और उसमें क्या था कि वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उसका हम ऐसे लिखते थे, या फिर उसको क्या करते थे, वो फ्लोर फंक्शन करते थे ना, फ्लोर तो फ्लोर तरफ नीचे तरफ उसको हम ऐसे कर्व करते थे, ठीक है। और यहाँ एक्स लिखते थे। आज सीलिंग फंक्शन है ऊपर करेंगे, इसका कोई दूसरा नहीं, इसी तरह ही लिखा जाएगा इसको, ठीक है। सीलिंग मतलब ऊपर तरफ। तो इसमें क्या होता है कि ये फंक्शन क्या है यार, इंटीजर। इसका भी देखिए क्या होगा कि इसका अगर डोमेन बात करें तो डोमेन क्या होगा कि कोई भी रियल नंबर होगा, माने कोई भी रियल नंबर आप रखिए। और हम डोमेन किसको बोलते थे, क्वेश्चन जो पूछते थे, क्वेश्चन माने एक्स का क्या क्या वैल्यू होगा, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा वो रेंज हमेशा इंटीजर ही आएगा, है ना। रेंज हमेशा इसका इंटीजर आएगा, है ना। इसलिए तो बोला गया कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जो भी आंसर आएगा इंटीजर आएगा, ठीक है। और डोमेन इसमें क्या है कि हम रियल नंबर में कुछ भी रख सकते हैं। ये जो रेंज होता है वही आंसर होता था, है ना। ये y का वैल्यू और ये होता था x का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये फंक्शन को डिफाइन अगर करेंगे तो अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर नंबर लाइन में ये 1 ले लेते हैं हम, सॉरी यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करके जाएगा। यहाँ -1 है, -2 है ना। इधर भी इनफाइनाइट तक माइनस हो जाता है, इधर भी जाएगा। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि इसमें ग्रेटेस्ट में जैसे हम लोग देहना से बायां तरफ चलते थे और जो पहला इंटीजर मिलता था वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता था। आज यहाँ क्या होगा कि हम बायां से देहना तरफ चलेंगे, ठीक है। और बायां से देहना तरफ चलते हुए जो मुझे पहला इंटीजर मिलेगा वो सबसे छोटा इंटीजर होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ कोई एक नंबर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ ले लिए कोई नंबर जिसका वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा, मतलब यहाँ 0 पॉइंट मान लेते हैं कि 35 है, ठीक है। ये एक नंबर ले लिए, ठीक है। और इसका हम स्मॉलेस्ट फंक्शन बोलेगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालिए, क्या होगा इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर निकाल के बताइए। जैसे उसमें क्या होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना पड़ता था, ऐसे दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना पड़ता था। तो उसमें क्या करते, इस जगह से हम इधर चलना शुरू करते थे ना, कि हम देहना से बायां साइड चलते थे और उसमें पहला इंटीजर हमको 0 मिलता था यहाँ पर इस केस में। लेकिन आज हम क्या करेंगे, ये बायां तरफ से देहना तरफ चलेंगे। ये यहाँ पर नंबर है तो यहाँ से जो है इस नंबर से जो है हम इधर देहना तरफ चलेंगे, है ना। लेफ्ट टू राइट चलेंगे इसमें, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलना है हमको, और उसमें राइट टू लेफ्ट चलते थे। और लेफ्ट टू राइट चलते समय जो पहला इंटीजर मिलेगा, अगर वो इंटीजर ही होगा तो वही इंटीजर मिलेगा। लेकिन इंटीजर अगर नहीं है, देखो इंटीजर नहीं है अभी, है ना, ये डेसिमल में है, तो पहला इंटीजर चलते समय कौन मिलेगा आपको, लेफ्ट से बायां से दायां तरफ जाते समय 1 मिलेगा, देखिए। और ये सबसे छोटा होगा, है ना, ये सबसे छोटा मिलेगा क्योंकि इसके बाद 2 भी तो है, तो 2 इससे बड़ा है और जितना भी जाएगा बढ़ते जाएगा, सबसे छोटा होगा। इसलिए है ना, लेफ्ट से राइट जाते समय सबसे छोटा इंटीजर, जो पहला इंटीजर जो सबसे छोटा होगा वही इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो इसका आंसर आज क्या हो जाएगा, 1। अगर उसमें बोलते, सॉरी इसमें 1 हो जाएगा और इसमें पीछे चलते थे, इधर चलना था इसमें, तो इसमें क्या होता था आंसर, है ना, 0 होता था। ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता तो इसमें 0 होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसमें राइट टू लेफ्ट चलना पड़ता है ना, राइट से लेफ्ट चलना पड़ता है इसमें, राइट से लेफ्ट चलना पड़ता है ना, इधर चलना होता है इसमें। और इसमें लेफ्ट टू राइट चलना पड़ता है ना। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ पर कैसे चलना पड़ता है, इसमें राइट टू लेफ्ट चलना पड़ता है ना, इस तरह का। और उस टाइम चलते समय क्या होता है कि ये सबसे बड़ा होता है,
है ना, इधर जाते समय ये बड़ा ही मिलता है, उसके बाद बोला छोटा मिलेगा, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये हो गया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये 1 हो गया। उसी तरह अगर हम बोलेगा कि जो है -1 का निकालिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, तो ये -1 है, और इससे ये सिस्टम से हम लेफ्ट ये राइट तरफ चलेंगे, तो क्या कौन सा मिलेगा, यही मिलेगा, है ना, यही नंबर मिलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। माने इंटीजर जो होगा यहाँ दिखेगा तो इंटीजर ही आंसर होगा। अगर इंटीजर नहीं है तो लेफ्ट से राइट तरफ चलते समय जो बड़ा वाला सबसे छोटा वाला इंटीजर मिलेगा, पहला इंटीजर मिलेगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको नोट देके कि नंबर लाइन में, है ना, क्या करेंगे कि नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट तरफ जाते समय पहला का इंटीजर को ही स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या उसका वैल्यू कहेंगे। ठीक है, बस यही है। तो ये हो गया। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखिए, अगर माइनस, यहाँ पर और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये लोएस्ट इंटीजर है, तो लोएस्ट इंटीजर का क्या हो जाएगा, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट एक ही है। अगर माइनस में 0.35 रखे हैं, 0.35 माइनस में, तो इसका आंसर क्या होगा, तो माइनस में 0.5 कहां पर होगा, 0.35। देखिए ये 0 अगर है, यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर, तो ये कहीं इधर होगा, है ना, छोटा है ना, 0 से नेगेटिव है तो, लेकिन 1 से बड़ा है, ये इधर होगा, है ना, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर कहीं होगा, क्या है, 0.35 माइनस में यहाँ होगा, इस जगह होगा। तो इसका स्मॉल वैल्यू है, तो इधर से क्या चलना होगा, हमको राइट साइड चलना होगा, है ना। तो इधर से यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ पर है, तो इधर से राइट चलेंगे, तो राइट साइड से पहला इंटीजर कौन मिला, 0 मिला, तो इसका आंसर देखिए 0 हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगर यहाँ कोई नंबर ले लें हम, तो यहाँ इस नंबर को क्या बोलेंगे, 0.5 ले लेते हैं, तो इस जगह से हम राइट साइड चलते हैं, तो ये यहाँ 2 मिलता है। तो अगर हम बोलेगा कि 1.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर चलना है हमको इसमें ना, तो ये हो गया। तो इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। कैसे होगा ग्राफ, ऐसे -0 भी होता है? नहीं, 0 न्यूट्रल है, वो माइनस प्लस कुछ नहीं होता है ना, 0 इज न्यूट्रल। तो देखिए ग्राफ क्या होगा कि इसका ये y एक्सिस मान लेते हैं और यहाँ पर ये x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये जो है y एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने वैल्यू अगर रखा 0, तो आंसर 0 ही होगा। इंटीजर पर इंटीजर ही होता है। ठीक है, अगर हम 0 से थोड़ा सा बड़ा रखें, यहाँ 1 है ना, तो 1 नहीं रखेंगे, 1 से थोड़ा बड़ा रखें, छोटा रखेंगे हम। हाँ छोटा है ना, 1 से छोटा रखेंगे तो आंसर किधर होगा, आंसर 1 से अगर छोटा होगा, 1 से आंसर क्या होगा, राइट साइड। हाँ, अगर 1 से छोटा लेंगे हम, ये देखिए 1 से हम छोटा ले रहे हैं। ठीक है, 1 से छोटा हम ले लेते हैं, तो 0.35 तो आंसर क्या होगा बताइए। और हमको चलना इधर है, तो आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, और 0 से छोटा रखेंगे तो क्या होगा आंसर, अगर 0 से थोड़ा छोटा रखें, 0 से छोटा रखें तो ये 0 से सॉरी थोड़ा सा बड़ा 0 से रखें, हल्का ऐसा बड़ा थोड़ा, तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ से 1 होगा, इधर होगा, यहाँ होगा आंसर, होगा ना। 0 से थोड़ा सा बड़ा रखें तो 1 होगा। अब 1 से थोड़ा सा हम बड़ा रखें तो क्या होगा, 1 से थोड़ा बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, 1 से बड़ा रखिएगा ना, जैसे कि यहाँ देते हैं 1 देते हैं, तो 1 से बड़ा है क्या, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमको इधर चलना होता है ना। इधर वाला नहीं ले रहे हैं हम, इधर वाला तो कोई ऐसा डार्क कर रहे हैं, ये आंसर है। अब 2 से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 2 से बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 है ना, 3 हो जाएगा। 2 से बड़ा होगा तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर है ना। उसी तरह अगर यहाँ पर -1 है ना, उससे थोड़ा सा हम छोटा रखें, मान लेते हैं -1 यहाँ ले लिए हम, ये
इस जगह ले लिए -1, इसे थोड़ा छोटा रखें हम, -2 ठीक है, तो आंसर 0 हो जाएगा। -2 वो राइट साइड है। हमको इधर जाना है इसमें ना, हाँ, इधर right side। हमको इधर चलना है, देखो यहाँ पे एरो दिया है, ठीक है, हाँ। इधर चलना होता है ना। यहाँ पर -2 है, अब -2 से थोड़ा हम बड़ा रखेंगे, सॉरी यहाँ छोटा नहीं बड़ा रख रहे हैं, ठीक है, इधर रख रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। तो इसी तरह x वगैरह बोला। और यहाँ पर भी देखिएगा कि ये इंटीजर में ग्राफ ब्रेक होता है, ठीक है, जहां जहां इंटीजर है वहां तो ग्राफ देखिए ब्रेक हो रहा है, तो ठीक है, हर इंटीजर में ये ग्राफ जो है नॉट कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब है कि ग्राफ जिसका रेगुलर होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो ये फंक्शन fx है, fx इज इक्वल टू, ये लोएस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये क्या होगा, इज कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा ये? कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट इंटीजर, ना जेड से को छोड़ करके, जेड जहां जहां इंटीजर है वहां डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन जेड को छोड़ करके अगर हम पॉइंट में अगर आंसर ले लें, चाहे माइनस या प्लस हो, तो वहां पर ये जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन जेड पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। जेड पर ये ब्रेक करके अगर आप जहां जहां देखो इंटीजर है वहां वहां ग्राफ क्या है, ब्रेक है। तो ब्रेक का मतलब है कि वहां कंटिन्यूअस लगातार ग्राफ नहीं है, कट रहा है बीच में, ये मतलब हुआ, ठीक है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी वही बात था, उसमें भी जो है जेड पर ग्राफ ब्रेक हो रहा था, तो वहां पर जेड पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, मतलब हर इंटीजर पर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी जगह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका ग्राफ देखते हैं, ओके। तो देखिए ग्राफ नेक्स्ट फंक्शन पर आ गए हम। ये फंक्शन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने पढ़ाते समय भी इसके बारे में बात किया था, और इसका जो डिनोशन है, जैसे ये fx इज इक्वल टू, ऐसे इसको डिनोट करते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, ठीक है, ये है। और इसका जो आंसर मैंने लिखा था वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था, ठीक है, ये होता था इसका आंसर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कि मान लेते हैं कि कोई दिया हुआ वैल्यू है, तो देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू मतलब दिया है, जैसे कि 0.25 दिया है, ठीक है, ये दिया है, तो है ना, या फिर कुछ यहाँ पर 2.25 ले लेते हैं, तो 2.25 ले लेंगे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इधर जाना होता है, ठीक है, नहीं ग्रेटेस्ट फंक्शन में इधर जाना होता था, तो ये क्या है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर है ना, ये 3 है, तो यहाँ से इधर जाओगे 12 घटता है, ये 2 हो गया। तो इसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालें हम, तो क्या होगा? x माइनस, तो x की जगह क्या है? 2.25 है, अब माइनस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारा निकला, ये ना निकला है, इसी का, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो बराबर क्या होगा? 0.25, ठीक है। या फिर अगर पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर जो पॉइंट के बाद में दिख रहा है ना, तो यही इसका जो है आंसर हो जाता है, देखिए यहाँ पर, है ना। अगर ये इंटीजर में था, अगर ये इंटीजर में है, तो फिर इसका पॉइंट में क्या है? वही 0 ही है, तो ये 0 ही हो जाएगा। कुछ भी अगर 2 है तो इसका पॉइंट में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 0 है, पॉइंट 0 है, तो 0 ही हो जाएगा। तो इंटीजर जो नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इंटीजर ही होता है, और उसमें फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा, है ना, उसमें जो है 0 होगा। तो ऐसे करके निकालते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये है। और भी हम निकाल सकते हैं, है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ एग्जांपल ले लिए कि ये -3.25 ले लिए, और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? इसका इधर जाता है, तो माइनस में 4 हो जाता है ना, ये होता है। तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम निकालते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, यही फॉर्मूला था। तो x क्या है? -3.25 है, और फिर माइनस, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4 मिला हमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3.25, है ना, यहाँ -3.25 है, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 4, तो इसको हम 4 से घटाएंगे,
ठीक है, तो ये 4.00 लिखेंगे और माइनस में 3.25 और माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे कैरी लिया, यहाँ पर कितना 9 बचा, तो 9 में 2 गया तो 7 बचा, ये पॉइंट यहाँ 0 हो गया, तो इसका क्या होगा 0.75 हो गया इसका जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट बात करें जो आंसर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर इंटीजर है ना, ये इंटीजर अंदर में जेड है, ठीक है, अगर जेड है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जेड का क्या होता है, जेड ही होता है, पता है ना। तो इस कंडीशन में हम अगर निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 होगा, ठीक है, ऑलवेज 0 होगा, ये होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं जेड नहीं है, प्लस में है, कोई भी वैल्यू क्या है प्लस में है, जेड नहीं है फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे कि प्लस में है 2.05 है ऐसे करके है, तो प्लस में अगर है तो 2 पॉइंट के बाद जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है तो इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हुआ। तो इसका अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो कुछ निकालना ही नहीं है, जो यहाँ दिख रहा है 2 के बाद तो वही 0.05 इसका हो गया आंसर, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये माइनस में रहता है, देखिए अगर मान लेते हैं कि माइनस में रहता है 2.55 कर दिया मैंने, या फिर इसी को 0.5 जैसे था वैसे ही लेते हैं, सिर्फ हम प्लस में ले लेते हैं मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इसको हम जो देख रहा है वो नहीं लिखेंगे, बल्कि 1 माइनस जो दिख रहा है वो चीज लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस 0.05, यहाँ पर 0.05 ये बुलाया और 1 ये 0 मैंने अपने मन से दे दिया, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.00 और यहाँ पर है 0.05, तो घटाएंगे तो यहाँ पर ये 10 है, कैरी लेंगे तो 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया और ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 0.95, ठीक है। तो ऐसे करके हम जब हम माइनस रहेगा तो 1 माइनस ये वाला लिखेंगे और प्लस रहेगा तो वही वाला लिखेंगे, अगर अंदर में इंटीजर रहेगा तो 0 हो जाएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, ये मैंने क्या निकाला, तो यहाँ पर इसका वैल्यू मैंने नहीं निकाला, यहाँ पर हमने निकाला ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकाला, ठीक है, ये मैंने निकाला, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन को मैंने जब देखा तो इन सारे क्वेश्चन से, ये सारे एग्जाम्पल से एक रिजल्ट निकला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका वैल्यू है ना 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव कभी नहीं हो सकता और 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है ना 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, तो 1 से छोटा ही रहेगा। तो देखिए जो फ्रैक्शनल पार्ट है, देखिए यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो जो है वो बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 और 1 यहाँ ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 1 के बराबर भी नहीं हो सकता है, जब भी रहेगा 1 से छोटा ही रहेगा, या तो 0 या 0 से 0 के बराबर होगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ग्रेटेस्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा ये 0, और 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और 0 कब होगा, जब इंटीजर रहेगा तब, और इंटीजर अगर नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू 1 से छोटा ही रहेगा, है ना, बड़ा नहीं हो सकता है। ये हो गया। अब हम ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, ये ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ ओरिजिन है। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यू ले, इंटीजर ले लें तो उस कंडीशन में इसका आंसर 0 होगा, है ना। यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 ले लिए x का वैल्यू, तो y का क्या वैल्यू होगा, यहाँ पर 0 होगा, है ना। उसी तरह अगर हम 1 से थोड़ा सा ज्यादा लिए 1 से, है ना, 1 से थोड़ा ज्यादा लिए, तो 1 से थोड़ा ज्यादा कहाँ पर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर लेंगे तो इसका भी वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। 1 से ज्यादा जगह कि 1.25 ले लिए तो इसका वैल्यू क्या होगा 25 होगा, 0.25 होगा। तो ये अगर 0.25 इधर बढ़े हैं तो यहाँ पर भी देखिएगा कि ये 1 यहाँ पर है, तो ये 0.25 क्या थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पर इस जगह आएगा आंसर, या फिर और थोड़ा छोटा यहाँ पर आएगा, है ना। यहाँ लेंगे इसका वैल्यू यहाँ आएगा, उसी तरह थोड़ा सा बढ़ाया करेंगे तो यहाँ आएगा, है ना, ऐसे करके बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा 2, यहाँ 3, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन इंटीजर को अगर नहीं रखेंगे तो इंटीजर से छोटा ही होगा, ठीक है।
इंटीजर नहीं जाएगा, इंटीजर कभी होता ही नहीं है। फिर उसी तरह यहाँ पर अगर लेंगे हम इस जगह से, अगर 0 पर तो 0 होगा, और ऐसे करके बढ़ेगा, और 3 पर जब पहुंचेंगे उससे पहले ही थोड़ा, तो यहाँ पर नहीं, वहां पर सर्किल है मतलब उसको नहीं लेना है ना, इंटीजर को नहीं लेना है, ऐसे करके होगा। और नेगेटिव साइड में भी ऐसे ही होगा, है ना, ये तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं आंसर। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आता है इधर, लेकिन ये 1 नहीं होगा, 1 से पीछे रहेगा, ठीक है, ऐसे। और फिर अगर हम नेगेटिव में 2 लेते हैं, ठीक है, और तो इधर जाएगा, और ये यहाँ पर -1 है, इसे करीब आके यहाँ पर सर्कल होगा, ऐसे जा रहे हैं। तो ऐसे करके इसका ग्राफ बन जाता है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। ओके, और भी यहाँ पर देखिए, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जो था कि ऐसे मैंने जो बनाया कि यहाँ पर है तो ऐसे होगा, यहाँ पर है तो ऐसे होगा, तो यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव में तो ऐसे था, फिर यहाँ पर लेना है और यहाँ पर ऐसे होगा। तो यहाँ पर देखिए हर एक इंटीजर में ग्राफ ब्रेक करता है ना, जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है ब्रेक्स हो जाता है, टूट जाता है ना, ग्राफ ब्रेक्स हो जाता है कहां पर, एट इंटीजर, जेड पर ग्राफ टूट जाता है। सो जो ये फंक्शन होता है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मैंने इस तरह दिखा सकते हैं, fx इज इक्वल टू, ये जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, किस पर, एट इंटीजर पर, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, कहां पर, इंटीजर पर, और इंटीजर को छोड़ के हर जगह ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। ओके, देखिए तो नेक्स्ट फंक्शन पर आ गए हैं। फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन पहले देखिए कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे ये fx है, और fx बराबर जो होता है ना, fx बराबर मॉड ऑफ x बटे x, ठीक है, और 0 है। तो मॉड ऑफ x बटे x कब है, जब x का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, और x कब होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा, है ना, ऐसे इसको डिफाइन किया गया है सिग्नम फंक्शन को, ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन है, इसको इसे डिफाइन किया गया है। तो अगर हम इसको मॉडिफाई करें, जैसे कि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, तो अगर हम नंबर लाइन में देखते हैं तो यहाँ पर 0 है, मान लेते हैं यहाँ 0 है, ठीक है, 0 है, और इस फंक्शन में बोला है कि 0 नहीं लेना है, मतलब 0 का इधर हम ले सकते हैं और 0 का हम इधर ले सकते हैं। तो इधर जो भी चीज बढ़ेगा वो कौन चीज में बढ़ेगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा, मतलब इधर x इज ग्रेटर देन 0 रहेगा, और इधर नेगेटिव में सब बढ़ेगा, है ना, नेगेटिव में कम हो रहा है, तो यहाँ x नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर तो दोनों है ना, नॉट इक्वल टू 0 मैंने ग्रेटर देन और लेस देन दोनों लिया गया है। तो एक बार ग्रेटर लेके देखते हैं हम, और एक बार लेस लेके देखते हैं, तो उसमें भी 2 केस आएगा, 2 कंडीशन आएगा, और एक कंडीशन 0 यहाँ पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहां पर, तो देखिए जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर थोड़ा देखते हैं कि x जो है लेस देन है 0 से, ठीक है। तो हमने मॉड फंक्शन के बारे में कल पढ़ा था, है ना, ये x है और इसका वैल्यू मान लेते हैं कि लेस देन है, तो जो इसका आंसर होता है -x होता है, ठीक है, ये मैंने कल किया था। ओके, तो -x होता है नेगेटिव है ये पहले से। तो देखिए जब हम इसमें लेंगे, इसको बराबर करेंगे, तो ये अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू नेगेटिव ले लें हम 0 से, तो ये मॉड x का वैल्यू -x हो जाएगा, है ना, जब नेगेटिव होता है, और नीचे में जो है x है। देखो एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में यही नेगेटिव है, ठीक है, ये अंदर वाला नेगेटिव है, लेकिन माइनस डाल दिए हैं, पूरा क्या है, पूरा जाके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। मॉड वैल्यू पॉजिटिव लेना होगा, पहले से नेगेटिव था इसलिए मैंने नेगेटिव लिख के उसको लिखा, ठीक है। ये देखो ये नीचे भी नेगेटिव है, तो यहाँ भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक पहले से आ रहे हैं, 3 नेगेटिव हो गया, तो एक्चुअली में नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कटाते हैं तो इसका आंसर क्या मिलता है हमको, कटाते हैं तो इसका आंसर कितना मिलता है, -1 मिलता है। -1 क्यों कम मिलता है, जब इसका वैल्यू लेस देन 0 रहता है, ठीक है। अगर हम देखो इसको पॉजिटिव लेते हैं, है ना, जब मान लीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव था तो ये कंडीशन आया, और x अगर मान लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ऐसा कंडीशन में मॉड x का वैल्यू x ही आता था,
तो जब हम पॉजिटिव लेंगे माने x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है तो आज या पहले हम 0 वाला लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले देखो नेगेटिव हुआ 0 से छोटा, फिर 0 तब ना आएगा 1। तो यहाँ पर x का वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, तो इसका आंसर 0 ही होगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं, है ना, पॉजिटिव लेते हैं, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ x मॉड x का वैल्यू x ही होगा और नीचे x है, तो इसको कटा देते हैं, आंसर क्या होगा 1 होगा। तो मेरा आंसर क्या क्या मिला, -1 मिला और एक 0 मिला और एक 1 मिला, ये 3 आंसर मिला, ठीक है, 3 ही आंसर मिला। क्वेश्चन कुछ भी रख लीजिए, है ना, क्वेश्चन रियल नंबर में कुछ भी रखिए, मेरा आंसर क्या मिला -1, 0 और 1 मिला, उसके सिवाय कुछ मिला नहीं। तो इस फंक्शन को देख करके, इसका रिजल्ट को देख के हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। इसको अगर सेपरेटली हम फिर से लिखें तो ऐसे करके हम इसी को फिर से लिख देते हैं यहाँ पर कि fx जो है वो कितना मेरा आंसर आया, है ना, -1 आया, 0 आया और 1 आया, ठीक है। तो -1 कब आया था, जब x नेगेटिव था, और 0 कब आया था, जब x 0 के बराबर था, ठीक है, और 1 कब आया था, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन था 0 से, ठीक है। ये वाला है यहाँ पर, क्या आया, है ना। अब देखिए कंक्लूजन में निकालता हूं कि इसका देखिए कि क्वेश्चन में कुछ भी रख दिया, मतलब कहेंगे कि जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, कुछ भी रखिए, क्वेश्चन कुछ भी रखिए, ठीक है, कुछ भी रखिए मैंने रियल नंबर, ये हो गया। अब रेंज क्या मिला मुझे, रेंज तो मुझे यही ना 3 आंसर मिला, यही मिला 3 आंसर। तो इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा, एक सेट हो गया किसका, -1, 0 और 1 का, यही एक सेट हो गया, यही आंसर होगा हमेशा, ठीक है। एक सेट है, तो इंटरवल वगैरह नहीं है कि यहां से यहां तक होगा, नहीं, सिर्फ यही होगा, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं इसको रियल लाइन में, अगर हम बात इसी को कर देते हैं यहाँ पर रियल लाइन में इसी चीज को, तो ये अगर रियल लाइन है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, तो इसका आंसर सिर्फ यही होगा, ये वाला इठो होगा, ये वाला इठो होगा और ये वाला इठो होगा, बस यही होगा। देखो ये नहीं कि इसका आंसर होगा, इसका आंसर नहीं होगा, बीच में सिर्फ इंटीजर होगा, और इंटीजर में कौन होगा, -1, 0 और 1 होगा। तो यही इसका जो है निकल गया आंसर, मतलब रेंज निकल गया। और डोमेन इसका जो होता है, क्वेश्चन होता है जो कुछ भी हम रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए इधर हम डिलीट करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट तो मैंने उधर लिख चुका है। तो देखिए इसका हम लिखते हैं ग्राफ, तो ग्राफ कैसा होगा, देखिए छोटा सा बनाते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ 0 है, तो जब 0 रखेंगे उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर क्वेश्चन में 0 रखेंगे एक्स की जगह, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब हम जब 0 से थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है, 0 से थोड़ा अगर बड़ा करेंगे तो उस समय आंसर कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, है ना। उस समय हमको आंसर 1 मिलेगा यहाँ पर है। तो जो जितना भी बड़ा ले लो आप, है ना, जितना भी बड़ा आप 0 से ले लीजिए, यहाँ देखिए अब आंसर हमेशा 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आंसर 1 मिलेगा। आप 0 से कुछ भी बड़ा ले लीजिए, हमेशा आंसर किधर जाएगा, यहाँ ले लीजिए तो आंसर यहाँ ही मिलेगा, यहाँ लीजिए तो हमेशा इधर जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा जब हम एक्स का वैल्यू ग्रेटर लेंगे। यहाँ क्या है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर है, तो ऐसा कंडीशन में वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है, हमेशा हमको 1 मिल रहा है, ठीक है, 1 मिल रहा है हमको, ठीक है। अब हम देखो एक्स का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, मतलब 0 से इधर लेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमेशा -1, और -1 क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है ना। ये सब ऐसा आंसर वाई का है, वाई में तो रेंज है। तो अभी देखिए यहाँ पर नेगेटिव क्या है, इतने जितना यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है कितना 1 है, तो उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू नीचे ना -1 मिलेगा, ये वाई ने मिलेगा। कब मिलेगा, जब यहाँ एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो ऐसा कंडीशन में ग्राफ इधर चला जाएगा ऐसे करके, है ना, क्योंकि वैल्यू जो है नेगेटिव हम ले रहे हैं ना, ये वैल्यू ले रहे हैं, ये वैल्यू ले रहे हैं, तो ये वैल्यू ले रहे हैं। तो ग्राफ तो देखो, ग्राफ जो है यहाँ भी वाई का वैल्यू -1 ही है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट -1 है, ठीक है। तो ये मिला मुझे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ग्राफ क्या हो गया, एक तरफ राइट साइड बढ़ रहा है एक्स एक्सिस से पैरेलल, दूसरे साइड लेफ्ट साइड बिलो द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स के पैरेलल ही लेफ्ट साइड बढ़ रहा है। तो ये अब यहाँ पर देखा कि ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, हर जो है कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन भी ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है,
है ना, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट या एवरी वैल्यू। कोई भी वैल्यू अगर रियल नंबर ले लेंगे हम तो ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं करेगा, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इसका ये ग्राफ हुआ। ओके, तो देखिए ग्राफ के नेक्स्ट फंक्शन पर आए हैं, और ये फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए यहां पर है कि ये fx बराबर a टू द पावर x, इसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और इसमें कुछ कंडीशन है कि जहां पर ये a का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है ना। बट यहां लिखेंगे कि बट जो a का वैल्यू है वो कभी 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा, है ना। मतलब है कि जो a का वैल्यू रहेगा, नंबर लाइन में अगर देखें हम तो यहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस में तो होगा ही नहीं। ठीक है, ले लेते हैं अभी। तो जो a का वैल्यू है वो 0 से बड़ा होता है, 0 भी नहीं होगा। ठीक है, तो 0 को हम सर्किल करते हैं, और 1 भी नहीं होगा। ठीक है, 1 और 0 छोड़ के यहाँ सब होगा, ये सब होगा, और दूसरा इधर से फिर बड़ा कोई भी होगा। ठीक है, ये इस तरह का ये a का वैल्यू आएगा। तो a के वैल्यू के आधार पर यहाँ 2 केस बनता है। पहला ये केस बनता है कि जब ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, और दूसरा केस बनता है कि जब ये 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केस, यहाँ से यहाँ तक का एक केस बनता है, और इधर से इधर का एक दूसरा केस बनता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस इसको करते हैं, दो केस में इसका ग्राफ बनता है 2 टाइप का। ठीक है, और यहाँ x का जो वैल्यू है, जो x का वैल्यू है कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, सब रियल नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो जो ले सकते हैं, जो क्वेश्चन है वही डोमेन होता है। इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डोमेन हम क्या बोलेंगे कि ये रियल नंबर है। ठीक है, आ रहे हैं। अब इसका रेंज क्या होगा वो हम देखेंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं तब, है ना। तब मिलेगा मुझे इसका रेंज। तो इसका 2 कंडीशन हो गया। क्या क्या कंडीशन हो गया कि पहला कंडीशन हम करते हैं कि व्हेन जो a का वैल्यू है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है ना। मतलब ये कंडीशन को मैं ले रहा हूं। और दूसरा कंडीशन में लेंगे कि ये a का वैल्यू है जो 1 से बड़ा है। ठीक है, ये 2 कंडीशन मेरा यहां बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये 2 कंडीशन है। तो पहला कंडीशन को हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ fx जब लिखते हैं fx, ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पर वैल्यू कैसे कैसे आता है। अगर हम x का वैल्यू है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब ये कंडीशन का अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो मान लेते हैं कि 0.5 ले लिए। ठीक है, एक एग्जांपल में लेता हूं, ये 0.5 है और इसका पावर में है ना, ये 0.5 है, ये बेस लिया मैंने, और इसका पावर में मान लेते हैं कि कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि -2 ले लिया मैंने। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है। मैंने x का वैल्यू मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिया। ठीक है, x का वैल्यू क्या लिया, नेगेटिव लिया। तो इसका आंसर क्या आएगा तो सबसे पहले ये जो नंबर दिख रहा है 0.5, तो इसको हम क्या करेंगे 1/2 लिख सकते हैं। 0.5 मैंने क्या हुआ, आधा हुआ, और इस पर पावर कितना है, -2 है। अब इसका रेसिप्रोकल जब करते हैं है ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 पर पावर ये 2 हो जाएगा, है ना। ये रेसिप्रोकल करने से इसका जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। और इसका आंसर कितना मिला मुझे, 4। और 4 आंसर कैसा है, प्लस है ना, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, या बोल सकते हैं ग्रेटर देन 1 है ना, 1 से छोटा कभी नहीं होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 बोलेंगे यहाँ पर हम। इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो देखो इसके अनुसार मैं अगर केस बनाऊं, इसमें हम इस केस में अगर हम काम करते हैं तो अगर ये इस बीच में रहेगा तो, और यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम नेगेटिव ले लें तो जो इसका आंसर आएगा वो जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, जब हम छोटा वाला वैल्यू लेंगे, नेगेटिव लेंगे, उस कंडीशन में 1 से बड़ा वैल्यू मिलेगा मुझे। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में जब हम x का वैल्यू 0 ले लें, ठीक है, रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, तो ऐसा कंडीशन में देखो कोई भी वैल्यू अगर रियल नंबर यहाँ पर है, जैसे 5 है, इसमें 0 होता है, तो इसका आंसर क्या होता है
1 होता है, ठीक है। तो रियल नंबर में 0 ले, अब तो उसमें से 0 छोड़ के लेना होगा। हमने तो बोला था ए 0 नहीं है ना, ए 0 नहीं है। अगर 0 पर 0 ले लोगे तो ये वैल्यू 1 नहीं होने वाला है, ये जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 0 तो लिया नहीं है, पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो 0 छोड़ के कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो, नॉन जीरो रियल नंबर उसका पावर में 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ले लें 0, तो ये तो x तो पावर है ना, तो फिर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पर देखिए साइन हमने यहाँ लिखा है, ये बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगर हम देखो कि यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, है ना, इस कंडीशन को फिर हम एग्जाम्पल से दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी कंडीशन को ये जो ए का वैल्यू था, बेस था, वो 1 से छोटा है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, और इस पर हम कुछ ले लेते हैं पॉजिटिव में वैल्यू, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, x का वैल्यू है 2 ठो, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो ऐसे कंडीशन में देखो क्या होता है आंसर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेकर 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर पूरा कैलकुलेशन करेंगे कितना मिलेगा, और ये 1/4 हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा ही है ये। तो ऐसे कंडीशन में देखो आंसर क्या मिला, जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे, ऐसे कंडीशन में जो आंसर मिलेगा वो हमेशा लेस देन 1 मिलेगा, 1 से छोटा मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में देखिएगा कि ये जो हम ये पहला केस लिया, a को बेस को जब हम ये 1 से छोटा रखा, ठीक है, और 0 से बड़ा रखा, तो इसमें मेरा देखो 1 मिला आंसर में, 1 नहीं मिला, 1 से बड़ा मिला, और अब 0 रखा तो 1 मिला, ये पावर ठो, और ग्रेटर देन 0 रखा तो 1 मिला। तो इस केस में हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम ये जो केस है अभी बाद में इसको देखेंगे, पहले हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर इसी बेसिस पर, ठीक है। ये वैल्यू को थोड़ा हम सटा के लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये कब है, जब x का वैल्यू नेगेटिव है, ये क्या है जब x का वैल्यू 0 है, और ये क्या है जब x का वैल्यू पॉजिटिव है ना। नेगेटिव पर बड़ा हो रहा है, और इक्वल पर 1 हो रहा है 1 के कंपेयर में, और ग्रेटर देन पर लेस देन 1 हो रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो यहां पर देखिए मान लेते हैं ये y एक्सिस है ना, ये मान लेते हैं क्या है, y एक्सिस है, और यहां पर मान लेते हैं ये क्या है, x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, ठीक है। तो यहां पर है जब x का वैल्यू हम रखेंगे 0, ठीक है। देखिए x का वैल्यू 0, तो आंसर क्या था, 1 था, ठीक है। तो x का वैल्यू कहां पर 0 होगा, यहां पर मान लो कि यहाँ ये 1 है, ये मान लो 2 है यहाँ पर, और यहाँ 3, ऐसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ 1 है, x का वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 3 है। इसी तरह x का वैल्यू यहाँ -1 है, -2 ऐसे है, और यहाँ पर क्या है -1 है, -2 है y का वैल्यू। तो जब हम x का वैल्यू 0 रखें, 0 मतलब क्या, यहाँ पर है ना, यही पॉइंट ऐसा होगा कि x का वैल्यू 0 है, तो ऐसा कंडीशन में जो आंसर मिला y का वैल्यू, ये x है, तो y का वैल्यू आंसर कितना मिला, 1 मिला, इस पर 1 मिला। अब हम है ना, अब देखो यहाँ पर 1 से अगर छोटा लेते हैं, सॉरी x का वैल्यू 0 से छोटा, मतलब इधर कहीं लेते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा किधर, इधर कहीं उधर होगा, कहीं इधर में आंसर होगा। तो 0 लिए थे तो 1 हुआ था, और जैसे ही हम माइनस में लेते हैं आंसर, ठीक है, तो 1 से बड़ा मिल रहा है, ठीक है। 1 से बड़ा मतलब यहाँ पर कहीं इधर मिलेगा, इस साइड मतलब मिलेगा, और अगर बड़ा लेते हैं तो और बड़ा इधर मिलेगा, और बड़ा ऐसे करके मिलेगा। तो जितना हम अगर हम नेगेटिव में बढ़ते चले जाएंगे पावर का वैल्यू, उतना ही जो आंसर है वो बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। या फिर इधर से अगर हम चले, तो इधर से हम जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाए x का, वैसे वैसे y का वैल्यू घटता चले जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखो कि अगर हम 0 पर आए तो 1 होगा, और 0 से थोड़ा बड़ा आए तो 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा का यहाँ पर होगा अगर 0 से बड़ा आए, ठीक है। फिर ऐसे करके आते रहेगा, है ना। और 0 पर माने है ना, 0 पर 1 हो रहा था ना, देखिए अगर हम इसका वैल्यू 1 ले लें, ठीक है, 1 ले लें, तो 1 पर क्या होगा, इधर ही छोटा ही होगा कुछ, ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा ही है, तो छोटा ही होगा, यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 ले लें तो यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, 1 से छोटा ही होगा, x का वैल्यू मैंने यहाँ पर लेना। तो ऐसे करके इसका जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे
ऐसे कटेगा और ऐसे कट के ग्राफ जो है ऐसे करके करते 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 ऐसे जाएगा, ठीक है। माने इनफाइनाइट में जाकर के एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है। इनफाइनाइट में जाके एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो y का जो वैल्यू था वो इधर तो पॉजिटिव में, ये तो बड़ा ही हो रहा है ना, इधर बड़ा ही हो रहा है, और इधर जाते 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 कहां तक चले जाएगा, टेंडिंग टू, है ना, 10 to 0, है ना, 10 to 0, y का वैल्यू टेंडिंग टू 0। जब हम x का वैल्यू क्या करेंगे, ये देखिए, व्हेन x का वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे, माने x का वैल्यू पूरा पॉजिटिव तरफ बढ़ाएंगे, तो ऐसा कंडीशन में जो y का वैल्यू है वो टेंडिंग टू क्या होगा, 0 के करीब चला जाएगा, है ना। और इस कंडीशन में अगर देखें, इस कंडीशन में इस बार में देखिए, जब हम x का वैल्यू टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट की तरफ चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, तो वैसा कंडीशन में y का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्राफ से ये दिख रहा है हमको, ठीक है, ऐसे करके है। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो y का आंसर है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है ना, और नेगेटिव तो आंसर कभी होगा ही नहीं। तो अगर हम इसका रेंज निकालें इस कंडीशन पर, इसका जो f का रेंज निकालें, सिर्फ इस कंडीशन पर बात कर रहे हैं, तो ऐसा कंडीशन में इसका रेंज हो जाएगा, है ना, 0 तो कभी होगा नहीं, देखो 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 कभी नहीं होगा, और ये इनफाइनेटिव है तो इनफाइनेटिव तो कभी होता नहीं है कोई नंबर, तो इसका रेंज कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी, 0 से इनफाइनेटिव तक है। देखिए 0 है ना, 0 सबसे छोटा, लेकिन 0 नहीं है, 0 से थोड़ा बड़ा है, और इनफाइनेटिव के बीच में, ये ओपन इंटरवल मैंने लगाया है यहाँ पर, ठीक है। या फिर अगर हम इसको नंबर लाइन में दिखाएंगे इसी चीज को, तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, मैंने सर्किल लिया, ठीक है, और उसके बाद इधर इसको नहीं लेना है 0 को, इसके बाद इधर ये चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ये इसका यहाँ पर रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का। डोमेन तो रियल है, तो डोमेन तो इसका हमेशा कोई भी कंडीशन लो, इसका जो डोमेन होगा यहाँ पर रियल नंबर होगा, वो तो रियल नंबर ही होगा, लेकिन रेंज अलग अलग कंडीशन पर। देखो दूसरा कंडीशन जो मैंने इधर लिखा था कि जब ये जो है बड़ा रहेगा 1 से, तब क्या होगा इसका, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये इस कंडीशन के लिए ग्राफ है, और इसके लिए जो इसका जो रेंज है, आंसर है, ये मैंने लिखा, ओके। तो इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं, ओके। तो इसका दूसरा कंडीशन क्या है, अब देख लीजिए, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या था, फंक्शन था f(x = a to the power x), ठीक है, और इसका मैंने 2 कंडीशन बताया था। और यहां पर बताया था कि a का जो वैल्यू है वो 0 कभी नहीं होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा, है ना, 0 कभी नहीं होगा तो होगा ही नहीं, लेकिन 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से बड़ा 1 भी होता है, लेकिन यहाँ मैंने ये भी लिखा था कि a का वैल्यू कभी 1 नहीं होगा, ठीक है ना, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। मैंने 2 कंडीशन दिया था ना, कि यहाँ मान लेते हैं कि ये 0 है, इसको नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इधर तो लेना ही नहीं है, इधर तो लेना ही नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, और इसको भी 1 को भी नहीं लेना है, ठीक है। देखो सर्किल मैंने कहा यहाँ पर इठो लेंगे, और साथ में इधर वाला भी लेंगे, तो ये वाला कंडीशन मैंने कर लिया। अब ये कंडीशन करते हैं, ठीक है, ये कंडीशन करते हैं का मतलब है कि जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा, और यहाँ पर क्या a का वैल्यू 1 और 0 के बीच में था, तो ये कंडीशन मैंने पहले कर दिया। अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी तरह कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं a का वैल्यू हम 2.1 लिए, है ना, या 1 से बड़ा है ना, तो कुछ 1.5 लिए, ले लिए। अब 1.5 लिया, इस पर पावर में हम कुछ x होता है ना, ये पावर, ये a है, ये इस तरह है ना, तो x को कुछ भी ले सकता है, x में पावर हम कुछ ले लिए, माइनस में 2 ले लिए, ठीक है, माइनस में 2 ले लिए, ये ले लिए। या फिर इसको हम 5 ही लिख देते हैं, 5 लिख सकते हैं ना, 1 से बड़ा लेना है तो कुछ भी ले सकते हैं, उधर बड़ा 5 लिख दे रहे हैं। और इस पर लिए, तो इसका देखो यहाँ पर माइनस में पावर है, तो इसका रेसिप्रोकल जब करते हैं हम लोग, तो 1/5 में प्लस पावर हो जाएगा, है ना, तो इसका आंसर कितना होगा 1/25। तो 1/25 क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है ना, 1/25 1 से छोटा। अगर ऊपर में छोटा है और नीचे बड़ा है, तो वो रेशियो 1 से छोटा है, अगर वो पॉजिटिव है तो, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर जब हमने x का जो ये वैल्यू था वो नेगेटिव रखा तो आंसर क्या मिला, 1 से छोटा मिला। छोटा तो छोटा, वहां पर छोटा में बड़ा हो रहा था, ठीक है, वहां पर छोटा में बड़ा हो रहा था, तो वहां पर छोटा में बड़ा और बड़ा टर्म छोटा हो रहा था, तो हम वहां पर उस फंक्शन को जो है वो फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते थे। डिक्रीजिंग फंक्शन एक है उसमें, है ना, कि डिक्रीजिंग का मतलब बड़ा वैल्यू लेंगे हम तो आंसर छोटा मिलेगा, और छोटा वैल्यू लेंगे हम तो आंसर बड़ा मिलेगा, उल्टा मिलेगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जैसे जैसे वैल्यू छोटा कर रहे हैं आंसर भी छोटा हो रहा है, और अब वैल्यू बढ़ाएंगे तो आंसर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। वहां डिक्रीजिंग था, घटता हुआ फंक्शन था, है ना, घट रहा था, नीचे आ रहा था, ऐसे ऐसे घट रहा था ना। तो उसको मैंने वहां पर मिस किया, नहीं बोला बात। तो यह है। और इसी कंडीशन में हमने अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 5 था और इस पर पावर पॉजिटिव में मैंने रखा, ये क्या है, x का वैल्यू है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका आंसर कितना होगा बताइए, 25। 25 क्या 1 से बड़ा है, तो मैंने वैल्यू बढ़ाया तो आंसर भी बढ़ा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, सॉरी इंक्रीजिंग होगा, है ना, जो हो रहा है वही हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले ग्राफ प्लॉट करने से पहले इसका हम कुछ वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए क्या क्या वैल्यू होगा, और यहाँ पर अगर हम 0 रखें उस कंडीशन में भी, अगर 5 है इस पर 0 रख दें तो आंसर क्या होगा, 0। नहीं 1 है ना। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेके उस पर पावर 0 करोगे तो हमेशा आंसर 1 होगा, ठीक है। पॉजिटिव चाहे नेगेटिव रहे, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म में वो चला आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखे थे तो हमें आंसर क्या मिला था, 1 मिला था, ठीक है। x का वैल्यू 0 से छोटा रखे थे, नेगेटिव, तो हमको आंसर क्या मिला था, 1। आंसर क्या मिला था, लेस देन 1। देख मैंने लिखा, और x का वैल्यू यहाँ देखिए जब बड़ा रखा था तो आंसर बड़ा मिला था, 1 से बड़ा मिला था, ठीक है। इधर वाला साइन ये आंसर है, ये सभी, ठीक। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं a पर पावर x है और इसका ये सबका आंसर है सब, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं ग्राफ प्लॉट, ठीक है। ये तो पहला यही कंडीशन में पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है। इसमें जो है हम सेकंड कंडीशन पढ़ा रहे हैं, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये ना। तो इसका देखिए ग्राफ हम बनाते हैं, तो ये मान लेते हैं x एक्सिस है और यहाँ y एक्सिस मैंने रखा, ये ओरिजिन है। तो इसी के अनुसार बनाएंगे हम, पहले 0 को लेके x का वैल्यू पावर में, तो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो उसका आंसर क्या है, 1 है। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो उस समय आंसर क्या है, 1 है। मतलब ये पॉइंट का अगर बात करें तो क्या है, ये सॉरी मैंने इधर रखा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर ना 1 होगा, उसमें भी शायद गलती हुआ था तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि इधर x का वैल्यू इधर ना रखते हैं, यहाँ 1 हुआ तो सिर्फ हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 मतलब y का ये आंसर है, ठीक है। ये y का आंसर है, तो क्या है, y है, और मैंने x का वैल्यू कितना रखा है यहाँ पर 0। उस कंडीशन में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैंने लिखा है सिस्टम को, तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे फिर भी चलेगा। उसके बाद देखिएगा कि जैसे 1 से छोटा रखते हैं, ठीक है, 1 से छोटा, सॉरी 0 से छोटा रखते हैं नेगेटिव में, तो 0 से छोटा x का वैल्यू किधर, इधर ना है ना, तो इधर है। तो जैसे मान लेते हैं कि -1 रख देते हैं, तो ये 2 था और -1 रख दिए तो आंसर क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1/2 क्या है, मतलब जब ये वैल्यू रखेंगे माइनस में तो कहीं आंसर इधर होगा, ठीक है, इधर आएगा, ये इधर हम कैसे बोलेंगे, यहाँ ना बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे, यहाँ वैल्यू मैंने यहाँ x है, यहाँ x इस जगह है, ये y है इस तरह, ठीक है। उसी तरह और छोटा रखेंगे तो और इधर जाएगा, और छोटा होगा, लेकिन 0 आंसर कभी नहीं होगा, है ना, ये है कि 0 आंसर नहीं होगा, है ना। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कभी 0 होता नहीं है, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। और जैसे हम वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, है ना, जैसे हम वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे इसका वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, तो आज फंक्शन ऐसे इस तरह का ग्राफ बनेगा, जस्ट उल्टा है, देखिए उसका इधर से इधर जा रहा था ना, कम हो रहा था, जबकि इसका यहाँ से शुरू मैंने किया, देखो यहाँ से उल्टा है, देखिए इस तरह का जा रहा है ग्राफ, तो बढ़ते हुए नजर आ रहा है ना, ग्राफ इधर जा रहा है, इनफाइनिटी तक बढ़ रहा है,
वैल्यू छोटा था, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, इधर बढ़ा रहे हैं, देखो इधर हम देखो बढ़ता है इधर ना, लेफ्ट से राइट जब बढ़ रहे हैं, एक्स का वैल्यू बढ़ रहे हैं तो वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, देखो एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, ऐसे एक्स बढ़ाते चलेंगे, वाई चलता है। तो यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं इस कंडीशन में, जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव रहेगा नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब एक्स का वैल्यू इतना नेगेटिव में चल जाएंगे, वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, पूरा अंदर इधर चल जाएगा, तो वैसा कंडीशन में वाई का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो, देखो एकदम जीरो की तरफ सटने वाला है ना। और इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि अब जब x का वैल्यू हम क्या करेंगे, एकदम बढ़ा देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे, ठीक है, x पूरा बढ़ा देंगे, तो ऐसा कंडीशन में y क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ वैल्यू क्या है कि x हम जैसे जैसे क्या करते हैं, x का वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो y का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होगा। दूसरा केस में हमने देखा कि x का वैल्यू अगर हम डिक्रीज करते हैं तो y का वैल्यू भी डिक्रीज होता है, तो दोनों सेम सेम होता है। तो ऐसा कंडीशन में जो ये इस कंडीशन में जो ये फंक्शन रहेगा, यहाँ ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग। और देखो यहाँ पर उस कंडीशन में भी देखिएगा, देखो यहाँ पर देखो कि इसका ग्राफ कभी टूट नहीं रहा है, कभी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस भी कहेंगे। दोनों केस में वहां भी ब्रेक नहीं हो रहा था, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। लिमिटिंग पॉइंट देखेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, वहां कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है। तो वहां पर और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, वहां पर भी देखिए ग्राफ अगर अच्छा से समझ लेंगे तो ये ग्राफ वहां पर बहुत बड़ा लाभदायक होगा हम लोग को उस सिस्टम या इक्वेशन या कोई भी सॉल्यूशन को करने में, ठीक है। क्विक ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं, अगर ग्राफ में माइंड में है तो देख के बता सकते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, सिस्टम में ही। तो इस तरह का मैंने इसमें वैल्यू बढ़ाया। और यहाँ पर देखिए जो इसका रेंज होगा, अब हम कंक्लूजन में अगर आ जाते हैं लास्ट में, तो इसका जो रेंज होगा ये क्या होगा, रेंज देखो इधर क्या है, जीरो की तरफ करीब है ना, है ना, जीरो है, और कहां तक आंसर बढ़ रहा है, इंफिनिटी, तो वहां भी वही था रेंज, और इसमें भी रेंज वही रहेगा। और डोमेन इसमें भी रियल नंबर था, यहाँ भी डोमेन रियल नंबर रहेगा, और रेंज जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, और वहां भी जीरो से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के बीच में था, ठीक है। तो ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बताया। और नेक्स्ट डे जो भी और भी जैसे लॉगरिथम फंक्शन है, साइन का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है, और फिर जाके टेंजेंट का ग्राफ है, टेन का, फिर कॉट का, वो भी देखेंगे। और किस किस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा या ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा या कहीं कहीं वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जैसे टेन का ग्राफ होता है, वो ये π/2 के मल्टीपल में जो भी वैल्यू आएगा वो जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना। तो वो हम देखेंगे अलग अलग कंडीशन पर, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कंटिन्यूअस, और उसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही ग्राफ में बताया। ओके, थैंक यू।